नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जरूरी खबरों पर पूरी अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे और देश के सबसे भरोसेमंद चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी सामने आ रही है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर मिसाइल से हमला किया। हालांकि आपको बता दें कि यूक्रेन की सेना ने यह बयान जारी कर कहा है कि उनके डिफेंस सिस्टम ने रूस के 5 मिसाइल को मार गिराया है। यूक्रेन की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर डिफेंस सिस्टम मजबूत नहीं होता तो रूस की तरफ से यह बड़ा हमला होता। आपको बता दें और रूस ने यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा यह हमला किया है। यह हमला क्रूज जैसी मिसाइलों से हुआ है। सोमवार को यूक्रेन पर रूस की तरफ से 84 क्रूज मिसाइलें दागी गई। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस के 56 मिसाइलों को मार गिराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में जिस बात का डर था वही बात सच साबित होती जा रही है। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले का रूस ने बेहद खौफनाक तरीके से बदला लिया और एक साथ यूक्रेन के कई शहरों को क्रूज मिसाइल और ड्रोन हमलों के जरिए टारगेट भी किया गया है। देखते ही देखते पूरे यूक्रेन में ऐसा हाहाकार मचा कि दुनिया रूस के इस हमले से सहम गई और अब आशंका ये जताई जा रही कि कहीं पुतिन का गुस्सा दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में ना झोंक दे। यूक्रेन पर रूस का सबसे भयानक हमला हुआ। क्राइमिया अटैक के बाद रूस ने यूक्रेन में तबाही मचा दी। रूस ने यूक्रेन पर 80 से ज्यादा मिसाइल से अटैक किया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर ऐसा हमला किया, ऐसा लगा मानो यूक्रेन पर परमाणु हमला कर देंगे। क्राइमिया ब्रिज पर हुए हमले ने पुतिन को इस कदर बेचैन कर दिया कि उन्होंने यूक्रेन में तबाही की सुनामी लाने के लिए मिसाइलों का वो हमला किया कि देखते ही देखते यूक्रेन के कई शहरों में हाहाकार मच गया। कहीं रूस की क्रूज मिसाइलों ने ऊंची ऊंची इमारतों को टारगेट किया तो कहीं यूक्रेन की ऐतिहासिक इमारतों को ड्रोन से निशाना बनाया गया। यूक्रेन पर हुए इस बारूदी हमले में तबाही और बर्बादी का वो मंजर दिखा जैसी तस्वीरें अब से पहले तक नहीं देखी गई थी। खुद पुतिन ने इस हमले के दौरान अपने इरादों को पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर दिया। Попыток проведения на нашей территории терактов, ответы со стороны России будут жесткими и по своим масштабам будут соответствовать уровню угроз, создаваемых Российской Федерацией. Ни у кого не должно быть никаких в этом сомнений. यही वजह है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूस के इस हमले को पुतिन की हताशा करार दिया है। इन हमलों से पता चलता है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध में हार के डर से हताश हैं। यूक्रेनी सेना ने हाल ही में रूस को कई मोर्चों पर फेल किया है, जिससे वो घबरा गए हैं। दावा किया जा रहा है कि महज 12 घंटे के भीतर रूस ने यूक्रेन पर 33 से 58 अरब की मिसाइलें दाग दी। यानी क्राइमिया ब्रिज का इंतकाम लेने के लिए पुतिन ने वो कर दिया जिसकी आशंका पहले ही लगाई जा रही थी। लेकिन अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा डर इसी बात का है कि कहीं यूक्रेन की जंग में भड़के ये नए शोले परमाणु युद्ध की आग न लगा दें। तो रूस ने
बीते 2 दिनों में यूक्रेन के कई शहरों को टारगेट किया। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया और ऐसा हमला कि कई शहर धुआं हो गए। इन हमलों ने ऐसी तबाही मचाई जिससे उभरने के लिए यूक्रेन को सालों लगेंगे। और वहीं यूक्रेन पर हुआ हमला कितना बड़ा था, इसे समझने के लिए यूक्रेन के इस नक्शे को हम आपको समझाते हैं कि आखिर किस तरीके से पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाई गई थी रूस की तरफ से। ये आप देख रहे हैं, हमने हमेशा से देखा है कि किस तरीके से बेलारूस लगातार सहायता पहुंचा रहा था रूस को, और ऐसे में बेलारूस के रास्ते ही कीव पर चढ़ाई की गई है, चर्नोबिल के रास्ते चढ़ाई की गई है। और कीव देखिए किस तरीके से चारों ओर से घिरता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इन तमाम शहरों पर ही मिसाइल और ड्रोन से जो है हमला किया गया था और कोशिश ये की गई कि राजधानी कीव तक किस तरीके से पहुंचा जा सके, क्योंकि कीव जो है वो किला कहा जाता है। अगर किले पर फतह कर लिया तो यूक्रेन पर फतह कर लिया। सबीना, तो बेलारूस का साथ हमेशा से रूस के साथ रहा है, इसीलिए ये पूरी रणनीति देखिए किस तरह से बेलारूस के रास्ते कीव पर ये पूरी चढ़ाई यहाँ पर सामने आ रही है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि ये सबसे आसान एक रणनीति का वो हिस्सा है जिसमें दोनों ही तरफ से मजबूती देखिए लेकिन दिखाई देती है। हालांकि कीव, क्योंकि मकसद यही है कि यूक्रेन की राजधानी अगर कीव पर कब्जा कर लिया गया तो पूरी तरह से रूसी सेना यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा सकती है, क्योंकि आर्थिक राजधानी है, यहीं से पूरा जो संचार का पूरा संसाधन चलता है यूक्रेन का। कीव क्योंकि राजधानी है, ऐसे में कीव पर हमले बढ़ गए हैं। इसके अलावा बेलारूस के रास्ते कीव पर चढ़ाई का ये पूरा जो स्ट्रेटेजी यहां पर नजर आ रही है कुछ इसी तरह से ये से बयां करती है। और यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। आपको बता दें ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर यहाँ पर पलटवार किया है और ज़ेलेंस्की ने पुतिन पर आतंकवाद फैलाने का आरोप भी लगाया है। यूक्रेन पर रूस के मिसाइल अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का ये बयान निकलकर सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए पुतिन जो है वो आतंकवाद का समर्थन करते हैं और आतंकवाद फैलाने का आरोप पुतिन के ऊपर लगाया गया। तो रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले यहां पर किए थे, पलटवार बदलापुर यहां पर रूस का इसे माना जा रहा है। और हमले के बाद ज़ेलेंस्की का ये बड़ा बयान सामने आया जिसमें रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर जोरदार पलटवार करते हुए पुतिन पर आतंकवाद फैलाने का ये सबसे बड़ा आरोप लगाया गया। लेकिन सबसे भयानक अटैक की तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से आई हैं, जहां पर कुछ ही मिनटों के भीतर तबाही और बर्बादी का भयानक मंजर लोगों के सामने तैर गया। कीव की कई इंफ्रास्ट्रक्चर साइट रूस के मिसाइल हमलों में तबाह हो गई। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि रूस के इन हमलों में कीव की 71 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। और तबाह हुई इन इमारतों में 45 रिहायशी इमारतें भी शामिल थी। कीव के मेयर के मुताबिक रूस के इन हमलों में 5 बेहद अहम इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। और इतना ही नहीं, इसके अलावा 6 शिक्षा संस्थान, 6 सांस्कृतिक संस्थान और 5 स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी इमारतें जो थी वो पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। तो यूक्रेन पर रूस के हमले की अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी निंदा की है। जो बाइडेन ने कहा कि रूस को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और इसी के साथ वहीं बाइडेन ने एक बार फिर कहा कि वो रूस के खिलाफ यूक्रेन को सैन्य मदद देते रहेंगे। इस बीच अमेरिका की मरीन फोर्स और जापान की सेना ने सोमवार को संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका के घातक हथियार हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को भी शामिल किया गया। बताया गया कि ये युद्धाभ्यास जापान के यासुबेत्सु प्रशिक्षण रेंज में हुआ। इस युद्धाभ्यास में जापान के आत्मरक्षा बलों की तरफ से 150 सैनिक शामिल हुए, जबकि अमेरिका की नौसेना के 40 जवान शामिल हुए। इस युद्धाभ्यास में हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से कई मिसाइलें दागी गयी। यानी साफ है कि एक तरफ रूस यूक्रेन की लगातार घेराबंदी कर रहा है तो दूसरी तरफ अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है। और यूक्रेन की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इहनत ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन पर 83 मिसाइलें दागी। हालांकि उन्होंने ये भी यहाँ पर कहा है, दावा किया है कि 43 से ज्यादा मिसाइलों को एयर डिफेंस सिस्टम से मार गिराया गया। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने हमले में कैलिबर, इस्कंदर, KH-101 जैसी मिसाइलों का इस्तेमाल किया, जिन्हें कैस्पियन और ब्लैक सागर से लॉन्च किया गया था। और इसी साल पश्चिमी लिविव और ओडेसा पर 900 किलोमीटर दूर कैस्पियन सागर से हमले किए गए थे, जिसमें TU-93 बम शामिल थे।
और यूक्रेनी सेना के मुताबिक कुछ दिन पहले ही ज़ापोरिजिया पर जो मिसाइल अटैक हुए उनमें Tu-13 M3 बमों का और Su-35 स्ट्राइक एयरक्राफ्ट शामिल थे। इन हमलों के बाद यूक्रेन पश्चिम से मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम की अब मांग करेगा। पेंटागन के मुताबिक जमीन से हवा में मार करने वाली नेसेंस मिसाइल सिस्टम नवंबर तक यूक्रेन को दे दी जाएगी। तो सोमवार को यूक्रेन पर हुए जबरदस्त हमले के बाद अब इस युद्ध ने एक बार फिर से बेलारूस की भी एंट्री करा दी है। दावा दरअसल ये किया जा रहा है कि अब रूस अपनी सेना को बेलारूस में तैनात करने जा रहे हैं, यानी कि पुतिन अब बेलारूस के लॉन्च पैड से न सिर्फ यूक्रेन की तबाही की स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं, बल्कि पूरे यूरोप के लिए ये कदम चुनौती भरा भी माना जा रहा है। हालांकि नेटो देशों ने भी व्लादिमीर पुतिन के हर हमले का जवाब देने का ऐलान कर दिया है। यूक्रेन के खिलाफ पुतिन के प्रतिशोध की खौफनाक तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। रूस की मिसाइलें यूक्रेन की राजधानी पर कहर बनकर टूट रही हैं। जवाब में यूक्रेन की सेना भी रूसी सैनिकों पर चुन चुन कर हमला कर रही है। लेकिन क्राइमिया ब्रिज अटैक के बाद पुतिन के बदले की आग अब और भयानक हो चुकी है, क्योंकि खबर आ रही है कि पुतिन का साथ देने के लिए उनके पुराने दोस्त बेलारूस ने एक डराने वाला कदम उठाया है। खुद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो बेलारूस में रूसी सेना को सैन्य बेस बनाने के लिए जमीन देने वाले हैं। हमारा देश रूस की सेनाओं को अपने यहाँ बैरक बनाने और अभियान छेड़ने के लिए जमीन देगा, ताकि रूस हमारे यहाँ अपने सैन्य बेस बना सके। बेलारूस के राष्ट्रपति का ऐलान और पुतिन की सेना की बेलारूस में तैनाती जंग को और घातक बना सकती है, क्योंकि बेलारूस के रास्ते कीव तक पहुंचने की रूस की कोशिश बेहद आसान हो जाएगी। अगर बेलारूस में पुतिन की सेना तैनात होती है तो ये ज़ेलेंस्की के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं होगा। या फिर ये भी कह सकते हैं कि अभी तक रूस को टक्कर देने वाला यूक्रेन व्लादिमीर पुतिन के इस प्लान से पस्त हो सकता है। और क्योंकि बेलारूस में रूस का सैन्य बेस बन जाने से पश्चिमी यूक्रेन पर रूस की पकड़ आसानी से बन जाएगी और फिर कीव पर कब्जा करना भी और ज्यादा आसान हो जाएगा। दरअसल बेलारूस में रूसी सेना की तैनाती का मतलब बेहद खतरनाक है। क्योंकि अगर रूसी सेना बेलारूस में एक्टिव हो गई तो पश्चिमी यूक्रेन के इलाकों में रूसी सेना आसानी से अपनी पकड़ बना सकती है। पश्चिमी यूक्रेन के रास्तों से ही रूसी सेना कीव पर कब्जे में भी सफलता हासिल कर सकती है। यानी पिछली बार जो रूसी सेना यूक्रेन के पूर्वी इलाकों में दाखिल हुई थी, अब वही रूसी सेना बेलारूस के रास्ते यूक्रेन के पश्चिमी इलाकों पर हमला कर सकती है। यही वजह है कि बेलारूस के इस नए कदम के बाद पूरे यूरोप पर बड़े हमले का खतरा मंडरा रहा है। हालांकि नेटो की तरफ से साफ कहा गया है कि यूक्रेन की किसी भी कीमत पर मदद जारी रहेगी। हम हर हालात के लिए तैयार हैं। यूक्रेन की मदद के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटा जाएगा। दरअसल युद्ध के मोर्चे पर बेलारूस की एंट्री का साफ मतलब है कि वो रूस की किसी भी कीमत पर मदद करेगा। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको बेहद अच्छे दोस्त माने जाते हैं। पुरानी दोस्ती का ये नया दाव न सिर्फ रूस की सामरिक शक्ति को जहां मजबूत करेगा, बल्कि यूक्रेन समेत पूरे यूरोप के लिए भी नई चुनौतियां खड़ी कर सकता है।
यूक्रेन पर हुई रूसी मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के कई शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। और आपको बता दें कि रूस की तरफ से ज़ापोरिजिया पर भी कई मिसाइल दागी गई, जिसमें यह शहर पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। यूक्रेन पर रूस का हमला जारी है। रूस ने यूक्रेन के अहम शहर ज़ापोरिजिया को मिसाइलों से निशाना बनाया। ज़ापोरिजिया पर 12 S-300 मिसाइलें दागी गईं। रूस के हमले के बाद ये शहर पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। यहाँ मौजूद हर इमारत खंडहर के रूप में नजर आई। जहाँ तक भी नजर गई सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान दिखे। जानकारी के मुताबिक रूसी सैनिकों ने यहाँ औद्योगिक ठिकानों को अपना निशाना बनाया था, जिसमें कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। फिलहाल इस इलाके में राहत और बचाव का काम चल रहा है। वहीं इस हमले के बाद ज़ापोरिजिया समेत कई शहरों में एयर अलर्ट जारी कर दिया गया। और अब रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। रूस से जर्मनी तक जाने वाले गैस पाइपलाइन नॉर्थ स्ट्रीम से गैस लीक होने की जांच में स्वीडन ने रूस को शामिल करने से इनकार कर दिया। पिछले हफ्ते स्वीडन ने इस गैस पाइपलाइन में 4 जगह आई लीकेज को एक साजिश बताया था। हालांकि रूस को अपनी स्वतंत्र जांच का अधिकार दिया गया है। यूक्रेन के 4 इलाकों में जनमत संग्रह कराने और उन्हें रूस में शामिल करने के खिलाफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में आए प्रस्ताव पर भारत ने रूस के खिलाफ वोटिंग की। रूस ने यूएनजीए से कहा कि इस प्रस्ताव पर सीक्रेट वोटिंग हो, लेकिन 193 में से 107 देशों ने पब्लिक वोटिंग का समर्थन किया, जिनमें भारत भी शामिल रहा। राजधानी कीव समेत यूक्रेन के कई इलाकों में हुए जोरदार हमलों के बीच यूक्रेनी सेना का एक नया वीडियो सामने आया। इस वीडियो में यूक्रेन के सैनिक अपनी मिसाइल से रूसी मिसाइल को गिराते दिख रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के ताजा हमलों में यूक्रेन को हुए नुकसान से वो जल्द ही देश को उबार लेंगे। सोमवार को रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई थी, जिसकी वजह से यूक्रेन को जान माल का भारी नुकसान हुआ था। यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की रूस की धमकी के चलते आज G7 देशों की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की भी शिरकत करेंगे। इस मीटिंग में रूस पर प्रतिबंध और कड़े करने के साथ साथ रूस की वजह से आए ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस और रूसी तेल के दाम पर नकेल कसने की भी बातचीत होगी। रूस की फोर्ब्स लिस्ट के टॉप 15 में शामिल रूसी उद्योगपति यूरी मिलनर ने रूसी नागरिकता छोड़ने का ऐलान किया। इस लिस्ट में से यूरी ऐसे तीसरे बिजनेसमैन हैं जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में रूसी नागरिकता छोड़ी है। इसके पीछे की वजह रूसी उद्योगपतियों की राष्ट्रपति पुतिन की नीतियों के खिलाफ नाराजगी बताई जा रही है। यूक्रेन के कई शहरों पर उसके ताबड़तोड़ हमले पर अमेरिका ने नाराजगी जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, इन हमलों से पुतिन का क्रूर चेहरा एक बार फिर से सामने आ गया। जो बाइडेन ने कहा, यूक्रेन पर रूस के हमले गैर कानूनी हैं और अमेरिका इस लड़ाई में पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री लिज ट्रस ने कहा कि यूक्रेन पर रूस का ताजा हमला यूक्रेन की खामियाबी और रूस की बढ़ती निराशा को जाहिर करता है। ट्रस ने यह भी कहा कि पूरा ब्रिटेन यूक्रेन और ज़ेलेंस्की के साथ खड़ा है और पुतिन के क्रूर फैसले किसी को डरा नहीं सकते। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने घोषणा की है कि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति पुतिन उनके साथ क्षेत्रीय सैन्य दल बनाने पर राजी हो गए हैं। लुकाशेंको ने यह भी कहा है कि यूक्रेन बेलारूस पर हमले की साजिश रच रहा है। ऐसे में बेलारूस यूक्रेन पर सीधा अटैक भी कर सकता है। और इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने यूक्रेन में अपने ऑपरेशंस को कुछ समय के लिए रोक दिया है। ऐसा उन्होंने सुरक्षा कारणों के चलते किया। इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी के करीब 700 स्टाफ मेंबर्स इस समय यूक्रेन में काम कर रहे हैं, लेकिन रूस के ताजा हमलों के बाद सोसाइटी ने यह फैसला लिया।
तो अब बस कुछ पलों का इंतजार बाकी रह गया है महाकाल के महालोक के उद्घाटन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। और इसी के साथ उससे पहले हम आपको ये दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए ये भव्य और दिव्य महाकाल के महालोक की झलक, जिसे बेहद भव्य और अलौकिक रूप दिया गया है। ये एक एक प्रतिमाओं में शिव की महिमा का वर्णन है। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे और उसके बाद श्रद्धालु इस कॉरिडोर के दर्शन कर सकेंगे। और इस वक्त हमारे साथ यतेंद्र शर्मा भी सीधे उज्जैन से मौजूद हैं और वहां के दिव्य दर्शन कराएंगे इस वक्त। यतेंद्र, सीधे। नमस्कार, मैं हूं यतेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद ही वो उज्जैन पहुंचेंगे और उज्जैन पहुंचकर सबसे पहले वो महाकाल के गर्भगृह में जाएंगे, वहां पर महाकाल की पूजा करेंगे और उसके बाद जो कॉरिडोर है महाकाल यानी कि श्री महाकाल लोक कॉरिडोर का वो लोकार्पण करेंगे। क्योंकि आज पूरा उज्जैन ही नहीं, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली मना रहा है, दीपोत्सव मनाएगा आज, जैसे ही लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और पूरा एक लय जैसे कह सकते हैं कि उज्जैन पूरे एक स्वर में कहेगा कि उज्जैन में आनंद भयो जय महाकाल की, इस तरह का लय, इस तरह का संगीत सुनने को मिलेगा। और इसके साथ ही जो शिव महिमा है, शिव महिमा का जो वर्णन इस कॉरिडोर में किया गया है वो अलग अलग म्यूरल के माध्यम से किया गया है। शिव बारात को भी पूरे म्यूरल के माध्यम से दिखाया गया है। जो शिव बारात यहाँ पर दिखाई गई है वो देश की सबसे बड़ा म्यूरल है, सबसे लंबा म्यूरल है, जहाँ पर शिव बारात को पत्थरों पर उकेरा गया है और पूरी शिव महिमा इसमें दिखाई गई कि किस तरह से शिव जी अपनी बारात लेकर देवों के साथ, असुरों के साथ लेकर अपने नंदी वाहन पर लेकर निकलते हैं। अगर शिव बारात के म्यूरल की मैं बात करूं, 134 फीट लंबा ये म्यूरल है और इसको बनाने में करीब 9 महीने लगे। और ऐसे कई म्यूरल हैं जो शिव की अलग अलग महिमाओं का वर्णन करते हुए दिखाई देंगे। और इस तरह के म्यूरल बनाए गए हैं कि जब आप इस कॉरिडोर में एंट्री करेंगे, करीब 900 मीटर लंबा, 900 मीटर से ज़्यादा लंबा ये कॉरिडोर है, जब इसमें एंट्री करेंगे तो शिव की जो लीलाएं हैं उनके बारे में जो कहानियाँ, जो कथाएं पौराणिक ग्रंथों के माध्यम से सुनी हैं, उसमें कई कहानियाँ ऐसी हैं जो अनसुनी होंगी, जो आपके लिए नए ज्ञान का वर्धन करेंगी। वो सब कुछ जीवंत कर देने वाला माहौल होगा, क्योंकि कॉरिडोर इस तरह से बनाया गया है जो दिव्य है, जो अलौकिक माहौल को प्रदान करने वाला है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका लोकार्पण करेंगे तो वो कल से आम लोगों के लिए खुल जाएगा। नौ 100 मीटर लंबे महाकाल कॉरिडोर की एंट्री होगी इस विशाल नंदी द्वार से और नंदी द्वार के ठीक सामने देखेगा ये कमल ताल। कमल ताल के ठीक आगे बना है सप्त ऋषि परिसर। सप्त ऋषि परिसर के मध्य में बना है पंचमुखी शिव स्तंभ। पंचमुखी शिव स्तंभ के दाईं ओर है स्वागत संकुल और बाईं ओर है त्रिवेणी मंडपम। इससे आगे बढ़ेंगे तो देखेगी नवग्रह वाटिका और नवग्रह वाटिका के ठीक सामने बनी है त्रिपुरासुर वध की प्रतिमा। सबसे बाईं ओर है मुक्त काशी रंगमंच और मुक्त काशी रंगमंच के ठीक आगे है 20 हेक्टेयर में फैला रुद्र सागर सरोवर और सरोवर के किनारे बना है महाकाल पथ, जिससे महाकाल का कॉरिडोर पूरा होता है। बड़ी प्लानिंग, सालों की मेहनत और हजारों कारीगरों के अथक परिश्रम से तैयार हुआ है महाकाल का ये महाकॉरिडोर। महाकाल के कॉरिडोर में हर एक कलाकृति की अपनी धार्मिक महत्ता है और उसके पीछे की अपनी अलग पौराणिक कथाएं। और इन सारी कलाकृतियों में सबसे खास है महाकाल कॉरिडोर का नवग्रह, 7 ऋषि और पंचमुखी शिव यानी 5 दिशाओं में शिव के मुख की प्रतिमा के साथ बना स्तंभ।
सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया इस महाकाल के कॉरिडोर के दर्शन करा रहा है, महाकाल के कॉरिडोर की यात्रा करा रहा है, आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि इस महाकाल के कॉरिडोर में इन सब के पीछे क्या सोच है, क्या किंवदंती है, क्या मान्यता है। सप्त ऋषि, ये 7 ऋषि आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एक करके सातों मतलब 4 दिशाएं 7 ऋषि। क्या सोच है, क्या मान्यता है? ये जो एरिया बनाया है ये हमने मेटाफोरिकली बनाया है। इसमें एक बीच में 54 फुट ऊंचा शिव स्तंभ है जिसे शिव का प्रतिरूप माना गया है और उसके चारों तरफ उनके जो शिष्य हैं सप्तऋषि उन्हें बैठाया गया है। महाकाल को कालों का काल कहा जाता है, मृत्यु लोक के भी राजा कहे जाते हैं महाकाल। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि ब्रह्मांड में शिव जैसा शक्तिशाली कोई नहीं, क्योंकि शिव तीनों लोक और 9 ग्रहों पर अपना आधिपत्य रखते हैं। ऐसे महाकाल शिव शंकर से बड़ा कोई दूसरा नहीं हो सकता। कहते हैं जब देव और असुरों के बीच समुद्र मंथन हुआ, रक्त और अमृत देवताओं के हिस्से में आया तो शिव ने विष के प्याले का घूंट लगा लिया और वो नीलकंठ हो गया। महाकाल के परिसर में उस समुद्र मंथन का भी अलौकिक वर्णन इस प्रतिमा के जरिए मिलता है। शिव के इस अवतार के बारे में आप मतलब क्या कहेंगे पंडित जी? ये जो मंथन हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था और जब हलाहल उसमें से निकला था, विष का प्याला जब भोले शंकर ने पिया था, तो वो दृश्य दिखाया गया है। ये समुद्र मंथन कर रहे हैं देवता और दानव, और जो विष निकला है वो भगवान स्वयं महाकाल ने आइए तो विष के प्याला जरा नजदीक से महाकाल के भोले शंकर के स्वरूप को नजदीक से देखते हैं, क्योंकि ये खूबसूरती पहली मर्तबा आपको न्यूज 8 इंडिया चैनल पर आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये 325 करोड़ रुपए सरकार ने महाकाल के इस कॉरिडोर पर, भव्य कॉरिडोर पर सरकार ने खर्च किए हैं। और सरकार चाहती है कि महाकाल जो है यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग आते हैं, तो साथ ही साथ एक ये धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र भी बने। महाकाल के महालोक में बना ये सप्त ऋषि परिसर है। पुराणों में उल्लेख है कि सप्त ऋषि भगवान शिव के पहले शिष्य थे जिन्हें महाकाल ने दीक्षा दी थी। यही वजह है कि सप्त ऋषि की प्रतिमा के नीचे उन 7 ऋषियों की गाथा भी म्यूरल के जरिए दर्शाई गई है। माना जाता है कि महाकाल से सप्त ऋषि के दीक्षा लेने के दिन को ही गुरु पूर्णिमा माना गया, क्योंकि भगवान शिव पहले आदि गुरु थे और उन्होंने सप्तऋषि का गुरु बनना स्वीकार किया और उन्होंने योग साधना का ज्ञान दिया था, जो उन्होंने बाकी संसार को दिया फिर बाद में। तो जिस दिन उन्होंने वो स्वीकार किया था कि वो उनके गुरु बनेंगे, वही दिन को आज गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, गुरु पूर्णिमा के पीछे की कहानी ये है। तो इसलिए इस चीज को हमने यहाँ पर दिखाया है। और इसके साथ में जो ऋषि हैं, उनके ऋषि के जैसे वशिष्ठ जी हैं, विश्वामित्र जी हैं, तो उनकी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हैं, वो सारी की सारी नीचे उनके चारों तरफ उकेरी गई हैं। महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट में उन श्रद्धालुओं की सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया है जो हर साल करोड़ों की संख्या में महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आएंगे। महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण में ही उज्जैन शहर का कायाकल्प हर ओर नजर आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन था कि महाकाल मंदिर परिसर का विस्तार किया जाए और इसका विस्तार इस भव्यता के साथ में किया जाए कि एक श्रद्धा और आस्था के लिहाज से भी इसको हम लोग एक भव्य स्वरूप दे सकें और इसके अलावा पर्यटन की दृष्टि से भी इसको बहुत भव्य बना सके। और उन्हीं के विजन को क्रियान्वित करते हुए लगभग 316 करोड़ रुपए से जो प्रथम चरण है वो तैयार हुआ है और पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 750 करोड़ का है, जो 1 साल बाद दोनों चरण पूरे होंगे। इस कॉरिडोर के बाद से अगर एक दिन में 10-12 लाख या 15 लाख लोग भी दर्शन करके निकल जाते हैं, तब भी बहुत सहूलियत के साथ में, सुविधा के साथ में सभी श्रद्धालुओं के दर्शन हो जाएंगे। और तो इस हिसाब से न केवल भव्यता के हिसाब से बल्कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सेफ्टी के हिसाब से भी हम लोगों ने इसको डिजाइन किया हुआ है। महाकाल कॉरिडोर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए फैसिलिटी सेंटर बनाया गया है। गाड़ियों के लिए बड़े सरफेस पार्किंग का निर्माण किया गया है। सुरक्षा के लिए पूरे महाकाल कॉरिडोर में 600 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। महाकाल के परिसर में घूमने के लिए बैटरी से चलने वाली गाड़ियों की व्यवस्था है। महाकाल का कॉरिडोर इतना विशाल और भव्य है कि एक श्रद्धालु को इसे देखने में कम से कम 5 घंटे लग जाएंगे।
परिसर को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ एक समय में अगर 5 से 6 लाख श्रद्धालु भी आ जाएं, तो पूरी व्यवस्था बनी रहेगी, क्योंकि पूरा परिसर करीब 47 हेक्टेयर में बना है। इसमें अकेले 20 हेक्टेयर का रुद्र सागर सरोवर है, जो इस कॉरिडोर का अटूट हिस्सा है। रुद्र सागर सरोवर को विकसित करके एक बेहद भव्य रुद्र सागर लेक फ्रंट तैयार किया गया है, जहां पर बैठकर लोग रुद्र सागर के वैभव को निहार सकेंगे और यहां फुर्सत के कुछ पल बिता सकेंगे। रुद्र सागर यहाँ के जो सप्त सरोवर हैं उनमें से एक है और इसका एक सप्त सरोवर, पहले वो नाम जो मुझे बताया गया कि सारे नाम भगवान शिव के ऊपर है। हाँ, ज्यादातर सब नाम भगवान शिव के ऊपर ही हैं और सप्त सरोवर ऐसा है कि ये कभी शिप्रा का हिस्सा हुआ करते थे, तो शिप्रा से बह के निकला करती थी। अब शिप्रा जो है वो छोटी हो गई है और वहाँ पे सप्त सरोवर छोड़ गई है, तो ये सरोवरों का अपना एक धार्मिक महत्व है। तो इस सरोवर को हमने इसका जीर्णोद्धार करने का प्रयास किया है। में एक आप अगर देखेंगे तो एक रूस्टिंग आइलैंड भी बनाया है। तो वो आइलैंड जो है वो इसकी इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बनाया गया है, जहाँ पर पक्षी आएंगे वो रूस्टिंग आइलैंड कहलाएगा। सिर्फ पेड़ पौधे हैं, वहाँ पे पक्षी आएंगे, अपनी ब्रीडिंग करेंगे और यहाँ पे एक सुंदर दृश्य देखने को मिलेगा। पत्थरों की बेहतरीन नक्काशी से बने महाकाल के भव्य कॉरिडोर को एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की भी योजना है। आने वाले समय में यहाँ 40,000 से ज्यादा पेड़ लगाने का प्लान है। खास बात यह है कि यहाँ लगाए जाने वाले पेड़ पौधों में सिर्फ उन्हीं प्रजातियों को चुना गया है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है, या फिर जिनकी फूल पत्तियों का इस्तेमाल शिव की पूजा में होता है।